नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपनी रामबाण क्लासेस 2020 सीरीज जो है उसमें। आज क्लास नंबर है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। 7 नंबर जो प्रश्नोत्तरी है वो यही है। चलिए अब इसमें एक चीज, दो तीन चीजों की हम बात कर लेते हैं, तब तक सभी लाइव आ जाते हैं। उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जैसे एक मैसेज आया कि सर आप जो है हिंदी पॉइंट पर एप्लीकेशन पर जो टेस्ट सीरीज आपने अपलोड की है, तो आप उसी टेस्ट सीरीज को यहाँ पर जो है वो उनमें से ही प्रश्न जो है वो ले रहे हो और यहाँ प्रश्नोत्तरी करवा रहे हो। तो सर हमें टेस्ट सीरीज लेने का फिर क्या फायदा? नंबर एक, पहले इसी का जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये न क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। अगर आपका नुकसान करना होता तो हम टेस्ट सीरीज का कभी रेट डाउन करते, कभी अप करते, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो नहीं करते ना। जो है वही है, जिसने पहले ले ली उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे कि बाद में कम करें ताकि वो कहेगा सर हमने तो इतने में लिया आपने अब कम कर दी। ऐसा काम हम नहीं करेंगे। वैकेंसी आने पे उसका मूल्य प्रति टेस्ट सीरीज 500 रुपये मूल्य बढ़ेगा, उसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप टेंशन ना ले। दूसरा, एप्लीकेशन के अंदर तो बहुत से टेस्ट आएंगे, सब यहां पर नहीं होंगे। यहां तो एक सीरीज चलेगी प्रश्नोत्तरी की, जिसमें मैं आपको पूरा साहित्य जो है वो क्लासेस की तरह यहां पर सौंप दूं। आप मूल्यांकन वहां कीजिए और उसके बाद अगर आपको अच्छे से व्याख्या मिल रही है तो इसमें फायदा तो आपका ही है कि आपने वहां टेस्ट दिया, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए, कुछ सही हुए, आपको एक पता चला कि चलो ये क्वेश्चन गलत हो गए, उसकी व्याख्या यहां मिल रही है तो अच्छी बात है। कभी ये ना सोचें कि उसको देने से हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब अपने अपने भाग्य की खाते हैं, सब अपने अपने भाग्य की सर्विस लेकर जाएंगे, ये मान लीजिए। और सिलेक्शन उसी का होगा जो कर्म करेगा। ऐसे तो बहुत से बच्चे फोटोकॉपी करवा के नोट्स रख लेते हैं, टेस्ट की फोटोकॉपी करवा लेते हैं, क्या उनका सबका सिलेक्शन होगा? नहीं। मेहनत कौन कर रहा है? हो सकता है जो कोचिंग करने आ रहा है वो मेहनत कर ही नहीं रहा, वहीं उनके जो नोट्स जो बच्चा लेके जा रहा है वो बराबर मेहनत करके पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया, इसका नहीं हुआ। है ना, समझ रहे हो बात आप? तो ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। दूसरे प्रश्न का आंसर मैं ये दूंगा यहां पर। जैसे महाराष्ट्र से भी कॉल आ रहे हैं, एमपी से भी आ रहे हैं कि सर हमारे अप्रैल में कुछ एग्जाम होने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर हिंदी से संबंधित कुछ ऐसा है नहीं, टीचर हैं वो ज्यादा विशेष रूप से जो है वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है हमें। तो सर क्या हमारे लिए सदुपयोगी रहेगी? सर ये क्लासेस आपने 2023 में स्टार्ट की थी, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो भी बोल रहे हैं सर ये क्लासेस जो आपने जो भी 105 क्लासेस यूट्यूब पे करवा रखी है, जिसमें आपने पूरा कोर्स करवा रखा है, तो ये सर 105 जो क्लास है ये सर हमारे लिए यूजफुल रहेगी या नहीं रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? देखो, आप ये क्यों सोच रहे हो 2023 में स्टार्ट की? मैंने तो 2024 जो वैकेंसी आने वाली थी उसको ध्यान में रखते हुए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का पूरा साहित्य करवाया है। तो ये आपका 2024 नहीं बल्कि 2027, 28, 20, 30, 40 तक भी अगर वैकेंसी इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस हिंदी साहित्य के इतिहास पर कोई भी वैकेंसी आएगी, उन सब क्लासेस में ये सारी क्लासेस जो हैं उपयोगी साबित होगी। इसीलिए मैंने पूरा कोर्स निशुल्क करके प्लेलिस्ट बनाकर यहां रख दिया। क्यों रखा? ताकि हर जरूरतमंद जो भी एग्जाम के समय पढ़ना चाहे वो निशुल्क यहां से पढ़ सकता है, और वो आज नहीं आने वाले 3, 4, 5, 10 साल तक पढ़ सकता है। ऐसी क्लासेस का एक मैंने पूरा ग्रुप या फोल्डर बना के प्लेलिस्ट के रूप में यहां रख दिया और वो निशुल्क रहेगा, तो सबके काम आएगी। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, एमपी हो, यूपी हो, हर जगह ये जहां हिंदी साहित्य का इतिहास होगा वो यहां पर क्लासेस सारी ये काम आएंगे। प्लस ये प्रश्नोत्तरी वाली क्लासेस भी आपके काम आएंगे। तो आप बिल्कुल देखें। सर नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स का मैंने बोल दिया, टेस्ट सीरीज जो है वहां पर भी ये मत देखो कि सर ये 2023 में स्टार्ट की थी। देखो, टेस्ट सीरीज में लगातार शेड्यूल बदलते रहेंगे। अब जैसे अभी जो शेड्यूल चल रहा है उसका 5वां टेस्ट मैंने आज अभी अपलोड किया है। अब मैं वापस जो पेंडिंग हो गए ये 15 टेस्ट जैसे ही हो जाएंगे फिर नया शेड्यूल आ जाएगा। तो बार बार नई नई टेस्ट सीरीज थोड़े लाएंगे, सब बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, इसीलिए हम इसी टेस्ट सीरीज में नया दे देंगे, फोल्डर नया बना देंगे और नया जो शेड्यूल दे देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। तो आपके लिए खुद के सबके लिए अपडेट हो रही है, जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी वही है, जो पुराने हैं उनके लिए वही है, तो सबको फायदा मिलेगा। आप तो बस कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मैं फिर कह रहा हूं आप निश्चिंत रहें। आपको कब क्या चीज देनी वो बराबर हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको सरप्राइज मिलेगा ज्योग्राफी को लेकर भी। पॉलिटी की मैडम का मैंने प्रीमियर लगा रखा है, लाइव आप देख सकते हैं। 21 तारीख को 12 बजे उनकी क्लास आएगी। अब बात आती है कि सर जो हैं आप जो नोट्स कंटेंट वो कितना बेस्ट है। देखो, वो तो बेस्ट रहेगा, था, है और आगे भी रहेगा। आप निश्चिंत मत करो, भरोसा रखो, आपका अहित बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। समझ गए बात आप? और कोई चीज है नहीं?
हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ये प्रश्नोत्तरी 7 नंबर प्रश्नोत्तरी है, शानदार प्रश्नोत्तरी है। और ज्योग्राफी की क्लासेस को लेकर आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा। देखते हैं कौन पढ़ाने आता है। और निश्चित रूप से अगर मैं किसी यहाँ बंदे को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, जैसे ऋचा मैडम को लेकर आया था, तो आपने कहा कि सर वास्तव में बहुत शानदार नॉलेज है। ऐसा ही कोई नॉलेजेबल बंदा जो वास्तव में मेहनत करके आपको पढ़ाएगा, उसी टीचर को जो है मैंने यहाँ जोड़ा है। और सरप्राइज है वो कौन है, क्या है, तो सर ऋचा मैडम नहीं पढ़ाएंगे कि ऋचा मैडम थ्योरी पॉलिटी स्टार्ट करवाने, लेकिन आपको जोड़ना है ना पढ़ाई से, इसलिए टीचर तो 2-4 चाहिए ना अपने को। तो ऐसे ही टीचर को यहां लाया, उसकी मेहनत से मैं प्रभावित हुआ हूं, तो यकीन मानिए आप लोग भी प्रभावित जरूर होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें एक बार, बाकी चर्चाएं बीच में करते चलेंगे। चलिए, तो पहला ही प्रश्न वहीं से स्टार्ट होता है जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। ये हालांकि मैंने व्याख्या करते समय सुंदर दास का जन्म 1596 में हुआ था। उनके 2 ग्रंथ थे, सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। सर्वाधिक शिक्षित जो हैं वो सुंदरदास थे, और सर्वाधिक श्रृंगार रस के घोर विरोधी जो सुंदरदास थे, ये उन्हीं सुंदरदास की जो ग्रंथावली थी उसका संकलन जो है या संपादन वो किसने करवाया था, बताओ। देखें तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है, और आपने उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर है पुरोहित हरि नारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप बिल्कुल दे दोगे क्योंकि यह भी हमारी चर्चा हो चुकी है। निम्न में से कौन से आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं, तो इसका उत्तर भी आप तुरंत दे दोगे। क्यों दे दोगे मैं बताऊं आपको, क्योंकि आप सबको पता है कि इस चीज की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं। देखिए, आप एक नोट करना ये चीज, हमने जो पहले 20 क्वेश्चन की व्याख्या की थी, उन 20 की व्याख्या में हमने कम से कम जो है 150 प्लस प्रश्नों को एक तरह से पढ़ लिया था। इसीलिए अब जब वो सारी चर्चाएं हो रखी है, वो सारे प्रश्न आगे आपको मिल रहे हैं, आपको तुरंत याद आ रहा है। इन क्लासेज का जो महत्व है अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत जबरदस्त है। इनको मिस मत कर देना, ये रियल में बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि आपकी क्रमबद्धता बनी रहेगी, है ना। देखो, मैं तो शादी में था इसलिए 2 दिन मैंने क्लास नहीं दे सका, लेकिन मैं क्लासेस नियमित देने का ही प्रयास करता हूं। फिर भी देखो, नहीं करते 7वीं क्लास आ चुकी है। दूसरी एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई, पहले ही कह देता हूं ताकि फिर मैं फ्लो में चलूं अपने। आपको जो भी कोई मैसेज हो, कुछ चीज पूछनी हो, एज फार एज आप व्हाट्सएप ही करें, कॉल कम से कम करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कॉल कम से कम करें, आप व्हाट्सएप करें। अगर हमें लगेगा कॉल पे बात करना तो मैं आपके नंबर तुरंत जो है मैडम है उनको दे दूंगा, जो भी टीम मेंबर हैं उनको दे दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। लेकिन आप जहां तक हो 70 23 92 97 87 पर व्हाट्सएप ही करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जरूरत ना हो तो मैसेज कॉल ना करें, वीडियो देखें। जो सूचना वीडियो में दे दी वो बार बार मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ बच्चे बहुत अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। मलुकदास, सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो बड़े सभ्यता से बात करते हैं कि सर हमें पता है वक्त आपका कीमती है और फिर भी हमें 2 मिनट बात करनी है, तो उनको तो मैं बहुत बहुत सभ्य और बहुत संस्कारी हैं। लेकिन कुछ अनावश्यक छोटी छोटी बातों के लिए फोन करते हैं, उनका कॉल अटेंड नहीं होगा। चलिए, मलुकदास जी आप पढ़ चुके हैं, मलुकदास जिनका जन्म 1574 में हुआ था, है ना। पढ़े कि नहीं पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे सर। आलसियों के समर्थक, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आइए कुछ नया पढ़ते हैं। अच्छा, मलुकदास के बारे में आपने जो पढ़ा था उसमें से आपको क्या याद है? चलो यहां अभी आपका देख लेते हैं, फटाफट कमेंट करेगा कि कोई। चलिए, मलुकदास का क्या आपको जन्म याद है? बोला सर बिल्कुल याद है, 1574। अब मैं आप इसमें आपको एक आगे कड़ी और जोड़ देता हूं, इनका पूरा जो समय था वो 1682 ईस्वी था। ये तो इतनी बात। अच्छा, इनकी रचना जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, ज्ञानबोध बताई थी। बिल्कुल सर, आपने बताई थी ज्ञानबोध। ज्ञानबोध रचना में क्या था सर? 5 खंड थे। अच्छा, अब उन खंडों के आपको पता है कुछ न कुछ शीर्षक थे। बोला सर बिल्कुल, उन खंडों के शीर्षक हो, यानी 5 खंड हैं तो 5 शीर्षक होंगे। अब मैं अगर आपसे उन खंडों के शीर्षक के नाम पूछ लूं तो आप बता पाओगे कि इनमें से कौन सा खंड शामिल था या कौन सा नहीं था? तो देखिए, उनके नाम है ज्ञान। पहले खंड का नाम है ज्ञान, उसके बाद है वैराग्य, ठीक है, उसके बाद है प्रवृत्ति, ठीक है, उसके बाद है अंतः साधना। क्या है? अंतः साधना। और एक 5वां हो जाएगा निवृत्ति। ये 5 जो हैं खंड हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो इनकी एक रचना है रतन खान, इसको भी हमने उस दिन पढ़ लिया था, और वो है 10 परिच्छेदों में है। कितने परिच्छेदों में है? 10 परिच्छेदों में। इसके अलावा जो विस्तृत व्याख्या है वो मैंने पिछली क्लास में कर दी है, तो अब करने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ,
अब बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो पहले संत थे वह कौन थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़ा मतलब पेपर में लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, कोई किसी की विशेषता बताकर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले संत कौन थे, तो उन संत का नाम आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा। उस संत का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक जी जो थे सबसे पहले संतों में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके अलावा इतना ही नहीं है, गुरु नानक जी जिनका जन्म 1469 तलवंडी है ना स्थान पे हुआ, 1469 ईस्वी में हुआ था। अब हमें ये नहीं पढ़ना कि उनकी पत्नी का क्या नाम था, सुलक्षणी था या फिर उनके पुत्र का नाम। इस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दो तीन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था जो होती है, वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड का विरोधी, कर्म कांड के विरोधी हैं ये। तो एक तो इनके बारे में ये बात हम पढ़ते हैं। दूसरा हम ये पढ़ते हैं कि ये क्या थे, इन्होंने सबसे पहले जो विदेशी आक्रांता थे, है ना, विदेशी आक्रांता थे, विदेशी आक्रांता के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, खिलाफ आवाज उठाने वाले वो यही थे। और इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात और है, ये है कि संत धारा में एकमात्र कवि जिन्होंने नारी निंदा नहीं की, जिन्होंने नारी निंदा नहीं की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीन फैक्ट है, वर्ण व्यवस्था व कर्मकांड के विरोधी, विदेशी आक्रांता के खिलाफ आवाज, संत धारा में एकमात्र कवि जिन्होंने नारी निंदा बिल्कुल भी नहीं की। ये फैक्ट बहुत अच्छा फैक्ट है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ गए, है ना। फिर आप इनकी रचनाओं में जाओगे तो आप देखोगे कौन कौन सी रचनाएं, असादीवार, रहीरास, सोहिला, ये रचनाएं इनकी रचनाएं हैं। लेकिन पहले तीन बातें, बाकी रचनाओं संबंधी व्याख्या और आगे हम करते रहेंगे। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है, अर्थात कहने का मतलब यही हुआ कि निरंजनी संप्रदाय जो है वो किससे प्रभावित है, यूं बोल दूं तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो देखो, आपको उत्तर मिले ना मिले मैं आपको बता देता हूं। जैसे सिद्ध होते हैं, सिद्ध थे, सिद्ध, तो सिद्ध के बाद आए कौन, नाथ। ध्यान से समझना, नाथ के बाद हम सीधा क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं संत। कि नाथों में जो संत हैं और संतों में भी जो कबीर हैं, है ना, वो कबीर हैं, वो किससे प्रभावित है, ये मोस्टली ये पढ़ लेते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि संत और नाथ के बीच की कड़ी जो है वो कौन है, तो वो निरंजनी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। इसका मतलब हमें यह पूछ रहा है कि निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है, तो निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या हो गया, नाथ हो गए। तो हम इसका उत्तर क्या दे देंगे, नाथ। और ये प्रवर्तक कौन है इसके, तो प्रवर्तक हैं हरिदास जी, है ना। इसीलिए इस संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। अब हरिदास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, उन ग्रंथों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, उनके ग्रंथों में आता है अष्टपदी जोग, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ये एक तो ये नाम है। दूसरा एक नाम आता है समाधि जोग, ये इनके ग्रंथों के नाम बता रहा हूं मैं, समाधि जोग। ठीक है सर, दो याद हो जाएंगे, वैसे कोई जरूरी नहीं। पूजा जोग ग्रंथ हो गया तीन। फिर देखते हैं, एक है निरपक्ष, मतलब निष्पक्ष, निरपक्ष जो निरपक्ष, उसके बाद क्या है, निरपक्ष मूल, ऐसा है, निरपक्ष मूल ग्रंथ ऐसा कुछ है। और फिर है अष्टपदी हो गया, समाधि हो गया, पूजा हो गया, निरपक्ष, संग्राम जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये कुछ इनके ग्रंथ हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में पूछे जाएंगे, लेकिन निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है, नाथ संप्रदाय, नंबर एक बात। प्रवर्तक कौन है, हरिदास जी, दो। और तीसरा हो गया कि जो ये निरंजनी संप्रदाय है किसके मध्य की कड़ी है, तो ये नाथ और सिद्ध के मध्य की कड़ी कहा जाता है। आइए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा कथन संगत नहीं है, संगत नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
तब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि भाई तीन एक तरफ जाएंगे, एक अकेला एक तरफ रहेगा। ये मत देखो संगत नहीं है, मतलब गलत कथन ढूंढना, ये यही गलती करता है स्टूडेंट। देखिए, दामोदर की कथा, लखम सेन पद्मावती कथा की भाषा जो है वो राजस्थानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वास्तव में भाषा राजस्थानी है भी या नहीं है। दूसरा, मोतीलाल मेनारिया ने मृगावती को प्रथम सूफी रचना माना है, तो यह बात सही है या नहीं है, यह देखना है। रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की प्रथम रचना सत्यवती कथा को माना है या नहीं, या तीनों के तीनों सही हैं, एक गलत है। तो यहां पर पकड़ में जिसके आना था वो आ चुका है कि रामचंद्र शुक्ल ने अवधि की प्रथम रचना सत्यवती कथा को माना है। अब अवधि की प्रथम रचना सत्यवती कथा को माना है सर, बिल्कुल माना है, नो डाउट माना है। अवधि की प्रथम सत्य रचना जो है वो सत्यवती कथा माना है। अब बात आई मोतीलाल मेनारिया ने मृगावती को प्रथम सूफी रचना माना है कि नहीं माना है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये अब माना है या नहीं माना है, इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, समझ आनी जरूरी है। देखो उत्तर जो है वो एकदम सही आना चाहिए। हाँ सही, चलो उत्तर जो है ना वो सही आना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से है कि मोतीलाल मेनारिया ने प्रथम सूफी रचना माना है, मगर किसको माना है वहां गड़बड़ कर दी इसने। क्या कर दी? गड़बड़ कर दी। तो किसको माना है? वो माना है हंसावली को प्रथम सूफी काव्य माना है। किसने? मोतीलाल मेनारिया ने। दामोदर की कथा, लखम सेन पद्मावती कथा की भाषा राजस्थानी है, बाकी सब सही है। तो इसका मतलब इसमें से संगत नहीं है। वो कौन सा संगत नहीं है? ये संगत नहीं है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, यानी एक वाक्य इसमें ऐसा है जो सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। चलिए देखते हैं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, ये बात तो सही है, अमर प्रेम के गायक और उपासक थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया था। बिल्कुल अपनाया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साहे वक्त की प्रशंसा है ना। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, यह भी सही बात है। बिल्कुल, जो काव्य थे वो प्रबंध थे, है ना। तो इसका मतलब ये दरबारी कवि थे क्या? नहीं। ये तो सारी विशेषता किसकी आ गई? ये तो रीति काल की विशेषता आ गई। किसकी विशेषता आ गई? रीति काल की विशेषता आ गई। इसका मतलब ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। आगे आइए। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पे देखते हैं अपन। प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण, प्रकृति के अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण, कौन सा कथन असत्य है? तो यह बात तो सत्य लग रही है आपको। सूफी रचनाओं में रहस्यवाद मिलता है, पद्मावत में भावात्मक रहस्यवाद है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, इसमें खंडन मंडन पद्धति का अभाव है। यहां सी और डी आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आंसर तो साफ साफ है, एकदम अच्छे से नजर आ रहा है कि 27 में क्या होगा। देखिए, खंडन मंडन की पद्धति का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। खंडन मंडन की पद्धति जो है वो कबीर में मिलती है, संतों में मिलती है। ये खंडन मंडन नहीं करते हैं, ये मंडन तो कर रहे हैं, खंडन मंडन नहीं करते हैं। समझ गए बात आप? लेकिन ये कह रहा है सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए, जबकि आप जानते हैं ये किस में लिखे गए थे? प्रबंधात्मक रूप में लिखे गए थे। तो इसका मतलब इसमें राइट कौन सा हो गया? 27 में सी जो है वो राइट हो गया। सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाला, सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाला सूफी कवि कौन था? 28 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाला जो सूफी कवि है वो कौन है? मुल्ला दाऊद है, कुतुबुन है, ईश्वरदास है, या जान कवि है? तो देखिए यहां पर आप जानते हैं ये प्रश्न 2014 में आया था, सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाला। तो यहां पे आते हैं हमारे जान कवि। क्या आते हैं? जान कवि, जिसने कुल जो हैं वो 78 ग्रंथ लिखे थे। उसमें से जो प्रेमाख्यान थे वो लिखे थे 29 प्रेमाख्यान लिखे थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक जो प्रेमाख्यान है, प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि, सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि जो हैं वो कौन है?
वो हैं अपने जान कवि। क्या नाम है? जान कवि। इन जान कवि के दो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। एक तो है ग्रंथ लेले मजनू। कौन सा है? ग्रंथ लेले मजनू, ये भी बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और दूसरा है, एक ग्रंथ और है, कौन सा है? एक ग्रंथ है, क्या नाम है? हाँ, कथा रूप मंजरी। क्या नाम है? कथा रूप मंजरी। ये दो ग्रंथ आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएंगे। ग्रंथ लेले मजदूर और कथा रूप मंजरी भी जो इंपॉर्टेंट है। 78 टोटल हैं, प्रेमाख्यान 29 है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसे अवधि की प्रथम रचना माना है, उसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना है। तो इसका मतलब वो रचना कौन सी है? तो वो है मृगावती, चांदायन, सत्यवती कथा या हंसावली। इसमें आपको बताना है। तो आप इसको बड़ा अच्छे से समझ सकते हो। देखो, ध्यान से समझना है इसको। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहां लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं एचपीडी। क्या लिख देते हैं? एचपीडी। उसके बाद हम लिख देते हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, और जो हैं वो GCG, गणपति चंद्र गुप्त। और उसके बाद हम लिख देते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कुछ हमने विद्वानों के नाम लिख दिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इन्होंने सबसे पहले, इनकी बात करते हैं तो मृगावती, इन्होंने मृगावती रचना, जिसका सन जो है 1503 माना जाता है, उस रचना, जिसका रचनाकार जो है कुतुबन माना जाता है, इसको इन्होंने प्रथम रचना स्वीकार किया है। बोला ये जो है ये प्रथम रचना है। एचपीडी से पूछा कि भाई आप बताओ, तो इन्होंने कहा कि सत्यवती कथा। कौन सी रचना है? सत्यवती कथा, जिसका सन है 1501, और यह है किसकी? ईश्वर दास की रचना है, ईश्वर दास की रचना। इसे प्रथम रचना माना है, इसे प्रथम रचना माना है। और सिंपल से याद कर सकते हो आप। देखिए, मृग 3, कुतुबन प्रथम रचना, यानी कुतु यानी कुत्ता, कुत्ते के पीछे, सॉरी, मृग यानी हिरण, हिरण के पीछे 3 कुत्ते पड़े थे, और रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में थे, रामचंद्र जी ने क्या किया? उस मृग को बचाया। तो एक मृग के पीछे 3 कुत्ते पड़े थे और उसको रामचंद्र जी ने बचाया। बस ये याद हो गई। एचपीडी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ईश्वर एक है, यही सत्य है। ईश्वर एक है, 1501 है, यही सत्य है। मैं हजार बार कह चुका हूं कि ईश्वर एक है और यही सत्य है। मैं हजार बार एक सत्य कह चुका हूं कि ईश्वर एक है। ये लो, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद हो गई। अब बात करते हैं नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। ये कहते हैं कि हंसावली, हंसावली जो है 70 में लिखी थी और असाइत ने लिखी थी, असाइत ने लिखी थी। देखिए कितना अच्छे से इन्होंने लिखा है ताकि आने वाली पीढ़ी को याद हो जाए। नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं हंसावली लिखी थी। क्या लिखी थी? सावली लिखी थी, सावली लिखी थी। 70 में लिखी थी, साइत ने लिखी थी। सावली 70 साइत, सावली 70 साइत प्रथम रचना जो है डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो कहते हैं कि सावली 70 साइत में लिखी थी। और उसके बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? राम कुमार वर्मा कहते हैं कि चांदायन जो रचना है, क्या रचना है? चांदायन। चांदायन जो कि है वो है मुल्ला दाऊद की। किसकी है? मुल्ला दाऊद की रचना है। और ये लिखी थी 1379, है ना, 1379। अब इस रचना को भी याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, और वो तरीका क्या है? देखो, जब मुल्ला ने कहा चांदायन से कि मेरे साथ चल, मुल्ला ने चांदायन से कहा कि मेरे साथ चल, तो चांदायन ने कहा तेरे साथ नो, तेरे साथ नो, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। तेरे साथ नो, तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं तो राम के साथ जाऊंगी। मुल्ला ने जब कहा चांदायन से मेरे साथ चल, तो उसने कहा तेरे साथ नो, मैं तो राम के साथ जाऊंगी। बस ये हो गई। और इसी बात को जो है हिंदी साहित्य जगत सर्वमान्य मानता है। ये कहता है सर्वमान्य मत यही है कि तेरे साथ नो, तेरे साथ नहीं चलूंगी। अब बात आती है इस प्रश्न पे, रामचंद्र शुक्ल ने जिसे अवधि की प्रथम रचना माना है, उसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है। तो यहां सत्यवती कथा ईश्वरदास की जो प्रथम रचना है, ये
इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी रचना माना। इसका मतलब इसी रचना को इन्होंने अवधि की प्रथम रचना माना है, तो वो रचना कौन सी हो जाएगी? सत्यवती कथा। तो ये लीजिए, एक प्रश्न की शानदार फिर से व्याख्या हो गई, हुई कि नहीं हुई? चलिए आगे चलते हैं। सूफी काव्य की जिस रचना का उद्देश्य, बहुत अच्छा प्रश्न है, सूफी काव्य की किस रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा है, कि भाई मैं इस रचना को लिखकर अमर हो जाऊं। आप जानते हैं कि पद्मावत जो रचना है उसे मलिक मोहम्मद जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार, यानी मतलब उनकी प्रसिद्धि का एक आधार माना जाता है। ठीक वैसे ही उस्मान ने भी सोचा, उस्मान उस्मान जो कि, अच्छा इसमें तो मैंने उत्तर बता ही दिया है ना, उस्मान है उसका उत्तर। चलिए, उस्मान की चित्रावली, उस्मान की चित्रावली, जब उस्मान से पूछा कि ये चित्र किसका है, तो उसने कहा ये चित्र मेरा नहीं, ये चित्र तेरा है, 1613 है, रचना का सन हो गया 1613। उस्मान की चित्रावली, इस रचना में, इस रचना को कहते हैं कि इस रचना पर पद्मावत की छाया पड़ती है। इस रचना को पद्मावत की छाया कहकर पुकारा गया है ना। इस रचना की भाषा जो है वो अवधी भाषा है। कैसी भाषा है? अवधी भाषा है। इसमें इस जो उस्मान है उसका जो नाम है मान, ये इनका उपनाम है। क्या नाम है? उपनाम। इसमें दो पात्र हैं। इसमें जो पात्र हैं, एक पात्र है सुजान, एक पात्र है सुजान, और वर्सेज जो उसके साथ है वो है अपनी चित्रावली। क्या नाम है? चित्रावली। चित्रावली। सुजान जो कि नेपाल का है, सुजान जो कि नेपाल का है, और चित्रावली जो है वो है रूपनगर की। वो कहां की है? रूपनगर की है। और इसे पद्मावत की छाया कहने वाले विद्वान जो हैं उसका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने इसको पद्मावत की छाया कहा है। उस्मान से पूछा कि ये चित्र किसका है, उसने कहा ये तेरा है, मेरा नहीं, तेरा है, 1613 है, 1613 है। तो ये है 30 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल किताब को मैं आपको सबसे पहले प्रणाम, सबको प्रणाम करता हूं कि वास्तव में न केवल स्टूडेंट्स के, मेरे पास कल एफबी पे, फेसबुक पे जो है जयपुर से, फेसबुक से जयपुर से जो है पायल बुक डिपो नाम से है, तो पायल जोधपुर से हैं, राजदीप बुक डिपो हैं। तो पायल बुक डिपो से मेरे पास मैसेज आया कि सर क्या किताब लिखी है आपने, बहुत अच्छी, स्टूडेंट में बहुत अच्छी चर्चा है। उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि एक दुकानदार, एक जो मतलब बुक सेलर है, जिसका जो सिर्फ मतलब एक किताबें बेचते हैं, उनका लिखने से वगैरह से कोई मैटर नहीं, लेकिन उस बंदे ने जब शायद स्टूडेंट्स रिव्यू लिया होगा या थोड़ी बहुत किताब को खोल के देखा होगा कि भाई चलो आज तक इतनी किताबें हाथों से उनके निकली है, तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करने का प्रयास किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने ऑनलाइन जो है वो भी सुविधा, राजदीप हो चाहे पायल बुक डिपो, उन्होंने भी जो है ऑनलाइन जो लिंक पे भी डाल रखी है किताब, वहां से परचेज कर सकते हो। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन से भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, और चाहे तो ऑफलाइन आप जो है बहुत से जिलों में किताब, बल्कि 50 जिले हैं ना, तो मैं कहूंगा 33-34 जगह तक पहुंच चुकी है। अब कुछ तहसीलों में, कुछ नए जिलों में अभी तक नहीं पहुंची है, तो आप अपने बुक स्टोर पे जाएं और किताब को कहें। बहुत संक्षिप्त किताब है और निश्चित रूप से आपको फायदा भी होगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप विद्यार्थी हो, कृपया करके झूठ न बोलें। कुछ बच्चों के, मैंने कहा था पहले, उनकी किताबें पहुंच चुकी है और वो हमसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं 2 या 3, ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। और हमारे पास प्रमाण है कि इसके पास किताब पहुंच गई। हमने यही निर्णय किया है कि उन 5-7 जो स्टूडेंट हैं टोटल, उनको किताब हम भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा भेज देंगे, लेकिन इससे कुछ हल नहीं निकलेगा। हम टीचर बनने जा रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहे हैं, कमियां हम सब में होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। हम शायद कभी चोरी आपने भी की होगी, मैंने तो की है भाई, छोटी छोटी मोटी कभी चोरी हमने भी कर ली। अच्छा, चोरी क्या होती है? अगर रसोई में पड़ा रसगुल्ला भी चुरा कर खा लिया तो वो भी तो चोरी होती है। चोरी तो चोरी होती है। चाहे कृष्ण जी ने माखन चुरा के खाया तो वो भी तो माखन चोरी कहलाए। लेकिन हम धीरे धीरे हम सुधारते हैं उन चीजों को। अगर आप अभी इस अवस्था में कि टीचर बनने जा रहे हो और इस तरह की अगर सोच मानसिकता है आपकी कि आप एक 100-150 रुपए की किताब के लिए अगर आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, आप जानते हो मैं आपको परिवार का हिस्सा बोलता हूं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में।
कुछ स्टूडेंट तो कहते हैं सर आपकी छोटी छोटी बातें हमें अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आप लोग अगर जब झूठ बोलते हो तो पीड़ा होती है कि यार इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आप मुझसे कह देते ना कि सर ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी सहायता करते भी हैं। देखो आपको कईयों को लगा नहीं सर हमने कहा था आपने सहायता नहीं की, तो देखो ऐसे सबकी तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां हमें लगता है कि इसकी करनी चाहिए वहां हम करते भी हैं। तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम लोग आपके लिए तो कर रहे हैं, आप इस तरह की हरकतें करोगे तो हम उलझे रहते हैं कामों में। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, सबके पास किताब पहुंचेगी। और जिन कुछ स्टूडेंट बहुत परेशान हुए उनको भी जो है वो जल्द किताब मैं दोबारा पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आइए, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले एक विद्वान ऐसा है जो यह कहता है पद्मावत सूफी काव्य नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। कितने इससे शानदार प्रश्न और क्या होगा, है ना। तो बताइए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देवनारायण शाही या नामवर सिंह? 31 बताइए। तो बिल्कुल आपने उत्तर दे दिया होगा और इसका उत्तर है विजय देव नारायण शाही। ये कहते हैं कि पद्मावत सूफी काव्य ही नहीं है। सूफी काव्य धारा में, ये बहुत अच्छा प्रश्न, फिर से बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने अभी ऑफलाइन टेस्ट में भी दिया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी मानसिकता जो है वो कहां तक है, क्या सोच सकते हो, और यही मानसिकता को एग्जामिनर पढ़ लेता है। जब तुम एग्जामिनर से 2 कदम आगे चलोगे तब जाकर सही होगा। देखिए, सूफी काव्यधारा में सूफी शब्द से तात्पर्य है, और मैं इस प्रश्न को हल करना भी बताऊंगा, पहले आप उत्तर दे दीजिए। आपने उत्तर दे दिया होगा। चलिए, सांसारिक विषय वासना से दूर रहने वाला होता है क्या? कयामत के दिन एक पंक्ति में खड़े होने वाला होता है क्या? ऊन का वस्त्र पहनने वाला होता है क्या? तो 3 आपके पास सामने ऑप्शन है, या इनमें से कोई नहीं। मैं कह रहा हूं 50% ने इसका उत्तर किया होगा, इनमें से कोई नहीं। अब क्यों किया होगा? क्योंकि उसके दिमाग में यह चला कि इसका अर्थ होता है पवित्र, और हमने बिल्कुल पढ़ा है सूफी का अर्थ होता है पवित्र। तो उसने कहा इन 3 में तो इसका अर्थ है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका अर्थ हो गया इनमें से कोई नहीं, वो ये कर देगा। लेकिन आप किसी भी किताब को ओपन कीजिए, फर्स्ट पेज पे जहां सूफी काव्य स्टार्ट होता है वहां स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने वाला ही सूफी है। इसका उत्तर होगा ए। क्यों सर, फिर इनमें से क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां ऑप्शन, यहां उत्तर मौजूद है। आप पवित्र पे क्यों जा रहे हो? वो उसका शाब्दिक अर्थ है। सूफी शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्र माना गया। ये इसका तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? यहां से देखिए तात्पर्य क्या है ये। तो सर ये कयामत के दिन एक पंक्ति में जो खड़े रहेंगे ये क्या कहलाएंगे? कयामत के दिन जो एक पंक्ति में खड़े रहेंगे ये क्या कहलाएंगे? तो ये देखिए, ये कहलाएंगे सफ। सफ क्या कहलाएंगे? सफ कहलाएंगे। तो सर ये ऊन का वस्त्र पहनने वाले ये कहलाएंगे सूफ, इनको बोलेंगे सूफ, इनको बोलेंगे सफ। और सूफी का मतलब होता है पवित्र, और या यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा सांसारिक विषय वासना से दूर रहने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं, आपको उलझाने में ऐसे क्वेश्चन का हाथ होता है। हां, इतना जरूर ऐसे क्वेश्चन कभी मेरिट तय नहीं करते, हां, लेकिन जिनके सही होते हैं वो आगे जरूर जाते हैं कुछ कदम। क्योंकि मतलब ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है, ये बहुतों के गलत होगा। लेकिन सरल क्वेश्चन जब आप गलत कर देते हो तो वहां फर्क पड़ता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प या कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? इनमें से एक गलत है। देखो आपके समझ आ गया, पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जायसी की है, मृगावती तो कुतुबुन की है, मधुमालती मंझन की है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की है क्या? तो आप समझ गए, आखिरी कलाम जो है वो किसकी है? वो जायसी की रचना है। किसकी रचना है? जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद की तो कौन सी है? एक ही रचना पढ़ते हैं हम, और वो अभी हम पढ़ के आए हैं चांदायन। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। मधुमालती जो है वो मंझन की रचना है। देखो, हाँ, इसको अपन यहां से एक और मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा ये, इसका उत्तर होगा ये। अब बात करते हैं इस रचना की, अब आ ही गई तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। मंझन, मंझन
मधुमालती। मधुमालती दिन में 4-5 बार मंजन करती थी, क्योंकि उसके मुंह से बदबू बहुत आती थी, इसलिए ये दिन में 4-5 बार मंजन करती थी। इसलिए इसका सन हो गया 1545। क्या हो गया? 1545। अब बात करते हैं ये रचना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें दो पात्र हैं, एक तो है मनोहर और एक है मधुमालती, और उसी के नाम पर इस रचना का नाम पड़ा है, मनोहर और मधुमालती। लेकिन इसके समानांतर एक कथा और चलती है दोस्तों, और उसमें दो पात्र होते हैं, एक तो होता है ताराचंद, एक होता है ताराचंद और एक होती है प्रेमा। ये समानांतर कथा चलती है, समानांतर जो कथा है ये चलती है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम जानना चाहें तो आपने सुना होगा एक नाम, ये रचना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा एक नाम, बनारसी दास जैन। सुना है? बनारसी दास जैन, इसका नाम, इस व्यक्ति का नाम इसलिए सुना होगा आपने, इन्होंने कहा था कि मैं उन दिनों हाट बाजार में जाना छोड़कर मधुमालती और मृगावती के पोथे पढ़ा करता था। यानी एक स्टूडेंट लाइफ में जब स्कूल से भागते थे, हाट बाजार में जाने छोड़ते थे, जब पूरे किशोर जो हैं हाट बाजार में जाते थे, तब ये इनकी रुचि किताबें पढ़ने में थी, और वो ये इसीलिए तो आज देखो हम इनको पढ़ रहे हैं। जिसकी रुचि किताबें पढ़ने में रहेगी उसको एक दिन दुनिया पढ़ेगी, और जो किताबों से भागेगा वो एक दिन दुनिया से भी भागेगा। ये मान के चलो, बनारसी दास जैन, मधुमालती और मृगावती। इसकी और खास बात सर क्या कुछ बता सकते हैं आप? चलिए, इसकी एक खास बात देखिए, बाकी सभी सूफी काव्यों में, सूफी काव्यों में बहुपत्नीवाद, क्या है? बहुपत्नीवाद पर जोर दिया गया है, जोर दिया गया। लेकिन यह ग्रंथ इसका अपवाद है, इसका अपवाद है। यानी यहां इस जो कृति है इसका नायक बहुपत्नीवादी नहीं है, एक पत्नीवादी है। तो बाकी सब में सबके कोई नागमती, पद्मावती है ना, इस तरह से अलग अलग पद्मिनी, अलग अलग जो हैं नायिकाएं, एक से अधिक नायिकाएं देखी जा रही है, लेकिन यहां सह नायिकाएं हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां तो एक ही है, एक पत्नीवादी है। तो इसलिए ये अपने आप में ये क्या हो जाता है? ये अपवाद हो जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर यही है, ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर यही है। बात समझ गए? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। 3-3 चर्चा। अब देखो, आप जब कल की क्लास पढ़ोगे तो आपको आज जो मैं व्याख्याएं बता रहा हूं उनके कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ नई व्याख्याएं मिलेगी, फायदा तो हो ही रहा है। खैर, चांदायन की रचना कब हुई थी? मेरे से पहले तो आप लोगों के दिमाग में सन से ज्यादा एक लाइन चली होगी, बोला तेरे साथ 9, तेरे साथ 9, तेरे साथ 9। तो तेरे साथ 9 चांदायन का समय है, तेरे साथ 9। निम्न में से असत्य विकल्प छांटिए। देखिए, रतन सेन मन है, सिंहल हृदय है, राघव चेतन शैतान है और नागमती श्रद्धा है। क्या ऐसा है या नहीं है? 35 में बताओ देखें। तो देखिए, यहां पर आप प्रतीकात्मक व्यवस्था पढ़ते हैं तो नागमती श्रद्धा नहीं है, नागमती क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है। बाकी रतन सेन मन है, हृदय है, ये सही है। ये नागमती जो है वो श्रद्धा नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा यही। बहुत अच्छा, फिर से अप्लाइड क्वेश्चन आ गया। अप्लाइड क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि कौन सा कथन असंगत है? रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानदीप से प्रेमाख्यान का प्रारंभ माना है, हंस जवाहिर कासिम शाह द्वारा रचित है, चित्रावली को पद्मावत की छाया कहकर पुकारा जाता है। अब देखो, वहां व्याख्या पढ़ के यहां काम आ गई ना, तो ये तो बात हमें पता लग गया, ये तो सही है। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी धारा का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है। तो यहां पर एक गलत है, 3 सही है। इसमें से कईयों ने उत्तर दे दिया होगा, लेकिन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी धारा का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती को माना है, बिल्कुल इंद्रावती को माना है, तो सही माना है। इंद्रावती जो नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है, और 1744 इसका सन है, अवधि में लिखी गई है। और इसमें है क्या सर? इसमें मोहम्मद शाह की प्रशंसा है, मोहम्मद शाह की प्रशंसा है, और इसको शुक्ल ने सूफी धारा का अंतिम ग्रंथ माना, ये बिल्कुल सही बात है। पद्मावत की छाया कहकर पुकारा गया, ये बिल्कुल सही बात है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है क्या सर?
ये बिल्कुल सही बात है। ये कासिम शाह की ही रचना है हंस और सवाहिर, जो कि सन, इसका सर सन क्या होगा आप बता सकते हैं? इसका सन होगा 1731। ये कासिम शाह की रचना है। इसकी भाषा कैसी है? इसकी भाषा भी सर अवधी भाषा है बस। लेकिन ये ज्ञानदीप को प्रेमाख्यान का प्रारंभ नहीं, इससे अंत माना है। क्या माना है? ज्ञानदीप रचना से प्रेमाख्यान परंपरा का अंत माना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर क्या होगा? ए। 36 में इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। तो सर ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की रचना है। ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की है, और हंस जवाहिर जो है वो कासिम शाह की रचना है। ठीक है। और इस देखिए, मुझे इसमें एक नई चीज मिली जब मैं इसे पढ़ रहा था। देखो, बाकी सारे रचना सूफी काव्य धारा में नायिका प्रधान काव्य लिखे गए, अर्थात सभी प्रबंध काव्यों का जो शीर्षक है वो नायिकाओं के नाम पर आधारित पड़ा था। ये रचना ऐसी है शेख नबी की ज्ञानदीप, जिसमें ज्ञानदीप जो है वो है नायक, और नायिका जो है, जो नायिका है उसका नाम है देवयानी। यानी इस बार ये एक ग्रंथ ऐसा मिला मुझे जो कहीं ना कहीं इस बात का अपवाद है, बाकी सबके नायिकाओं के नाम पर है, इसका नाम नायक के नाम पर है। तो मुझे ये बड़ा विचित्र लगा, और ये जहांगीर के समय की रचना है। जहांगीर के समय की रचना है। देखो, जहां तक मुझे जो चीज ऐसा लगा कि यार ये प्रश्न पेपर में आ सकता है, मैं हर चीज बताऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है 1000 से ज्यादा सिलेक्शन, और उसे मैं इस बार पूरा करूंगा, निश्चित रूप से मैं करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत से हार मानने वाला नहीं हूं। और करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। एक एक जुड़ते 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 मेरे 1000 का टारगेट जरूर जरूर पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। और मैं जानता हूं आपके अंदर से भी कईयों के अंतः आत्मा से आवाज आती है कि सर निश्चित रूप से सर इस बार उन 1000 में एक तो मैं होकर रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं अपने माता पिता के चरणों की कसम खा के बोलता हूं कि इस बार मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। हे ईश्वर, हे मेरे इष्ट, इस बार तेरी रहमत में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये जोश और जज्बे के साथ पढ़ते जाओ, देखते जाओ मेरी मेहनत और आपकी मेहनत। जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और हमारी मेहनत, फिर देखो सक्सेस निश्चित मिलता है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही लिखी? अब जैसे ही ये प्रश्न आता है कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे ये तो पढ़ा हुआ नहीं है। अरे हट, पढ़ा हुआ क्या नहीं है? देखिए, आप जानते हैं कबीर तो सद्दू कड़ी लिखने वाला था। आगे बात समझ। ये लो देखो उत्तर कैसे निकालते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूं। सर हमें आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो इस तरह गलत हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि सर पता नहीं क्या होगा इसका उत्तर। दूसरा, तुलसी ने ब्रज और अवधि दोनों लिखी थी, ब्रज में भी लिखी थी, कृष्ण गीतावली वगैरह, ठीक है। सूरदास, क्या सूरदास ने केवल अवधि में लिखा? अरे आप, सूरदास तो केवल ब्रज वाला था ना, तो ये तो पूछ रहा है कि सिर्फ अवधि में लिखने वाला, तो सूरदास तो ब्रज में है और जायसी केवल अवधि में था, इसीलिए इसका उत्तर होगा जायसी। ये उत्तर निकल गया। अब देखो ये प्रश्न निकला कहां से, मैं वो बताता हूं आपको। ये निकला एक परिभाषा से, जिसमें रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसी यद्यपि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, न तो सूर अवधि में लिख सकते थे, और भाई रामचंद्र शुक्ल तुलसी की भाषा पर एक जो है कोटेशन देते हैं कि भाषा पर इनका अधिकार बड़ा जबरदस्त था। न तो सूर तो अवधि में लिख सकते थे और न जायसी ब्रज में। अगर ब्रज और अवधि पर दोनों पर एक एकाधिकार अगर किसी का था तो वो तुलसी का ही था। तो श्रेष्ठ कवि भी साबित कर दिया, और यहां पर अवधि में से अवधि भाषा में केवल अवधि में लिखते जायसी, और सूरदास जो लिखते थे वो ब्रज में, और कबीर सद्दुकड़ी वाले हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जायसी। तो ऐसे प्रश्न के उत्तर बड़े आसान होते हैं, लेकिन सर हमारे पढ़ा हुआ नहीं था, ये तो नोट्स में नहीं था। अरे ऐसे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, परिभाषाओं से निकले हुए होते हैं, दिमाग से होते हैं। समझो, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? मेरे तो दिमाग में आते ही, ये प्रश्न पढ़ते ही दिमाग में ये आ गया कि इसे समासोक्ति तो कहा ही है, साथ में किसी ने अन्योक्ति भी कहा है, और आप लोगों ने तो इसका उत्तर भी दे दिया होगा। मैं जानता हूं इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो पद्मावत को समासोक्ति या अन्योक्ति कहकर पुकारते हैं। इसके अलावा क्या इतनी बात है? नहीं। देखो, इसमें इस पद्मावत को सामान्य गृहस्थ गाथा कहा है। किसने कहा है?
राम स्वरूप, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने जो है वो सामान्य गृहस्थ गाथा कहकर पुकारा है। इसके अलावा समासोक्ति अन्योक्ति कह दिया। इसे प्रतीकात्मक काव्य भी, प्रतीकात्मक, ये प्रतीकात्मक काव्य भी है, ध्यान रखना, इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। समासोक्ति अन्योक्ति शुक्ल ने कहा है, सामान्य गृहस्थ गाथा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रेमाख्यान काव्य अवधी भाषा में रचित नहीं है? यानी 3 तो अवधि के हैं, इनमें से एक नहीं है। अब सर हम क्या करें? अभी आपको ज्ञानदीप के बारे में बताया था शायद, हंसावली है, चित्रावली है, ज्ञानदीप है। अब देखो, अब जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उन सबको पता है, मैंने एक ट्रिक बताई थी जिससे वो भाषा वगैरह उनके सही हुआ है। लेकिन अब आपके सामने एक बार है, आप अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करो और 39 में बताओ। देखें तो उत्तर दे दिया होगा, मैं जानता हूं। देखिए इसका उत्तर है ये। अब मैंने कैसे बताई थी? हंसावली, हंसावली, हंसावली असाहित्य की रचना है, हंसावली असाहित्य की रचना है और 1370 की रचना है, 1370 की रचना है और राजस्थानी है। तो इसका मतलब हमने किस तरह से याद किया था? भाषा को याद किया था इस तरह से, स्थानी राजस्थानी 1370, साहित्य सावली, स स स स, हंसावली साहित्य 70 स्थानी, सावली साहित्य 70 स्थानी। ये लीजिए साहब, हमें चारों की चारों बातें इसके याद हो गई। नायिका का नाम हंसावली है। याद हुआ कि नहीं हुआ? आ गया भाई 12 मासा वर्णन से संबंधित जो एक प्रश्न है कि कथन, सत्य कथन क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो 12 मासा है, 12 मासा, 12 मासा का प्रारंभ जो होता है, 12 मासा का प्रारंभ जो होता है वो अपभ्रंश, अपभ्रंश में तो कहां से होता है? नेमिनाथ चौपई, चौपई, नेमिनाथ चौपई से जो है वो होता है। और हिंदी में, हिंदी भाषा में अगर हिंदी की बात करें तब कहां से हो जाएगा? बीसल देव रासों से। कहां से हो जाएगा? बीसल देव रासों से। अब बात आती है पद्मावत में, ये भी अलग अलग महीनों से स्टार्ट होता है। तो यहां पे ये किस में स्टार्ट होता है? तो इसको बड़ा शानदार तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपने उत्तर दे दिया होगा। इसमें से कई तो उपयुक्त सभी पे चले जाएंगे, वो खोटे हैं। आगे चलिए, देखो च में तो च होगा, यानी चित्रावली तो जो है वो होगा चैत में, और मधुमालती जो है वो होगा सावन में। बस यही घुमा दिया, ये दोनों ही गलत हो गए। पद्मावत आषाढ़ से प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मावत। पद्मावत आषाढ़ से प्रारंभ होता है, बस ये इसका उत्तर है। तो याद रखना, च में है म सा। अब इसको सर ये सावन कैसे याद करें? तो याद कर लो, मधुमालती को हो गया मस्सा, ये लो। अरे सर ये तगड़ा याद कराया, मधुमालती को हो गया मस्सा। अब मस्सा मतलब म मधुमालती स सावन, ये लो, हो गया काम खत्म। कुछ ऐसा सेट करेंगे जिससे गलत होने के चांसेस नहीं बनते। ठीक है, ये लो साहब, हमारी क्लास ही पूरी हो गई और हमने आनंद से पढ़ भी लिया। इसे कहते हैं 40 क्वेश्चन। एक आदत बना लो कि 20 क्वेश्चन नहीं किए हमने, 20 क्वेश्चन में 100-125 क्वेश्चन की व्याख्या कर ली है। अगर आप समझते हो तो निश्चित रूप से आपको इनका महत्व समझ आएगा। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिखाई देता है, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हो। आपसे यही कहूँगा कि आप आगे भी सपोर्ट करते रहें। और मैं निश्चित रूप से कुछ नए क्वेश्चन, कुछ जोरदार क्वेश्चन और लाऊंगा। और मैडम की जो क्लासेस हैं वो परसों से स्टार्ट होगी, 21 तारीख से। तो देखते हैं आप में से कितने जने लाइव रहकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब मेरी ओर से कमी नहीं रहेगी, अब आपकी ओर से ही कमी रहेगी। अब देखो शर्त लगी हुई है, या तो आपकी ओर से कमी रहती है तो उसके जिम्मेदार आप हो, मेरी ओर से रहेगी तो मैं निश्चित रूप से उसे सुधार दूंगा। मैं रहने ही नहीं दूंगा कमी, मैं तो सारे सब्जेक्ट आपको जल्द से जल्द दे दूंगा, एक के बाद एक। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभरात्रि। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 16% स्टूडेंट जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए देखें। मैं फिर बहुत जल्द, देखो फिर वो यूं कर दूंगा बटन ऑन कि ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स, अर्थात केवल सब्सक्राइब करने वाले देखें। लेकिन ऐसा नहीं, देखो हम भी जो है वो चाहते हैं कि हमें भी आपका फीडबैक मिले, प्यार मिले। तो वो सब्सक्राइब करने में बस एक बटन ही तो क्लिक करना है। कई बार स्टूडेंट फोन करते हैं, सर अभी तक मैं 4-5 वीडियो देखे हैं, पहले मैं 2-4 वीडियो और देखूंगी, उसके बाद जो पसंद आएगा तो मैं सब्सक्राइब करूंगी। धन्य हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस लायक समझा। कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर। चलिए।